नमस्कार, मैं हूं रवि कैंट्रा। एचएनएम पर खास मुलाकात लेकर आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारे साथ देहरादून नगर निगम से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएम पर। आपका भी आभार। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं इस वक्त नगर निगम में और बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव भी आपने किए हैं। शुरुआत स्वास्थ्य से लेकर ही कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हम कहें तो देहरादून उत्तराखंड में बहुत सारी जगह डेंगू के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या स्थिति मौजूदा इस वक्त है देहरादून शहर की डेंगू को लेकर? देखिए, जो आधिकारिक आंकड़े जो भी प्राप्त हुए हैं, जो एलाइजा पॉजिटिव जिसको कहते हैं, वे महंत इंद्रेश और जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी वहाँ से, और एक केस जो है हमारा दून मेडिकल कॉलेज से भी रिपोर्ट हुआ है। तो इसमें मिक्स केसेस हैं, बाहर के भी केसेस हैं और कुछ केसेस इसमें देहरादून के भी रिपोर्ट हुए हैं। और इस बार ताज्जुब इस बात का है कि हर साल जो है डेंगू का जब भी सीज़न चलता था वो मानसून बरसात के समय जुलाई से ही केस रिपोर्ट होते थे। बल्कि गत वर्ष तो सितंबर में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उससे पिछले साल 1 जुलाई को केस रिपोर्ट हुआ था, परंतु इस साल बहुत ही जल्दी ऑनसेट हुआ है और अप्रैल में ही रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक विषय बहुत ही रिसर्च वाला भी है कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें गर्मी का भी ज़्यादा है और हुमस भी नहीं है। लेकिन खैर, हम लोग की तैयारी रही है हमेशा से, तो हम लोग उसके खिलाफ जो है अभियान ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है अप्रैल से ही। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी इससे जो है पार पा पाएंगे। अभी अगर मौजूदा वक्त में बात करें तो 30 के करीब मामले हो गए हाँ, हैं। बिल्कुल सही और कहा। जैसे आप फॉगिंग है, लार्वा को नष्ट करने की जो तैयारियां हैं, उस पर क्या अभियान चल रहा है? क्योंकि कई जगहों पर पूरे शहर को देखना और हर एक गली में छिड़काव करना, क्या ये पॉसिबल है? और आप लोग किस तरीके से इस कोशिश को कर रहे हैं कि हर जगह छिड़काव हो सके? देखिए, जब पहला केस अभी इस साल का रिपोर्ट हुआ था, उससे पहले ही हमारी कार्य योजना मार्च के महीने में बन के तैयार थी। और उसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने शुरू में 2 वाहन फॉगिंग के लिए रखे थे और 5 लार्विसाइडल के टैंकर्स हमारे ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा जो है अनुबंध किया गया था, जिसमें से कि केवल 3 चल रहे थे। ये मार्च एंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और मार्च से हम लोगों ने 4 वाहन फॉगिंग के शुरू कर दिए थे और 5 वाहन लार्विसाइडल के छिड़काव के लिए करे थे। आप ही के प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि कितना पॉसिबल है हर जगह पहुंचना, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वार्ड में हमारे पास एक फॉगिंग मशीन है, जो संबंधित क्षेत्र के जो पार्षद महोदय हैं उनके अंतर्गत रहती है, जिसका तेल और जितने भी उसकी अंदर जो उपयोग होने वाले जो दवाई वगैरह है और पेट्रोल है, डीजल है, वो सब जो है निगम निगम उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ जो इसको चलाने वाले मशीन को जो कार्य करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो भी उसी वार्ड के होते हैं। और इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र और जो हमारा क्षेत्रीय पार्षद होते हैं, उनके पास जो क्षेत्र में कंप्लेंट्स होती हैं या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं या बस्ती का एरिया है या फिर ऐसे जगह जहाँ पे घरों में मतलब थोड़ी से गरीब तबका जहाँ ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हम लोगों का फोकस मेन रहता है। उसके बाद ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गलियों में फॉगिंग की गाड़ी नहीं जा सकती या फिर लार्विसाइडल का टैंकर नहीं जा सकता, तो उन जगहों पे हमारा मेन फोकस होता है। वहाँ से शुरू करते हुए फिर हम लोग बाहर की तरफ आते हैं। साथ ही साथ जो बड़े वाहन हैं, वो जो जहाँ पर हम लोगों की रोड अवेलेबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे हमारे बड़े वाहन फॉगिंग के लिए जाते हैं। और टैंकर्स के द्वारा जो है स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, वो हम लोग को जो है लार्विसाइडल को छिड़काव के लिए मदद करते हैं। अच्छा, इसमें जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है कि कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है। तो वो शिकायत कैसे दर्ज करें ताकि वो कहाँ पर अपनी बात करें? देखिए, जो हमारा नगर निगम है उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर्स हैं, डायरेक्ट मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने क्षेत्र के सुपरवाइज़र को कॉल कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के पार्षद से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा लीक से हट के है ये जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, फॉगिंग हम किसी के सामने करने के लिए नहीं कर सकते हैं। वो अगर कोई बाजार गया हुआ है, उसके पीछे फॉगिंग हुई, उसे नहीं पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे की पाली में अपनी ड्यूटी करने चला गया, उसको नहीं पता लगेगा। अगर कोई व्यक्ति शाम को 6 बजे घर आ रहा है और फॉगिंग 5 बजे हुई, उसे नहीं पता चल, उसके जहन में यही रहता है कि फॉगिंग नहीं हुई। लेकिन ये ऐसा भी संभव है? हाँ, नहीं, ऐसा भी होता है। और ये भी होता है कि फॉगिंग नहीं हुई। ये दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ। और दोनों चीज़ें अपने आप में एक दूसरे का पूरक हैं, क्योंकि कई बार कुछ जगह छूट भी जाती हैं कि मान लीजिए तेल खत्म हो गया या गाड़ी
जो है उसमें फॉगिंग का तेल ख़त्म हो गया या कोई और अन्य कारण से कई बार छूट भी जाती है। तो ऐसे में वो शिकायत करके हमसे कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और वहाँ पे स्पेशल अभियान के रूप में भी हम लोग करते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं डेंगू के, जो उनका एड्रेस होता है, वहाँ पर हम लोग विशेष फोकस रखते हैं कि इन एरियाज़ में अगर कोई पॉजिटिव आया है तो संभवतः वहाँ पे डेंगू से ग्रसित मच्छर होंगे और लार्वा भी होंगे, तो उसका लार्वा का भी नष्टीकरण कर दें और फॉगिंग करके जो है उसको मच्छरों को भी नष्ट कर दें। तो उसके लिए फिर हम लोग विशेष, जिसे कहते हैं कि जैसे कोविड में आपने सुना होगा कि विशेष अभियान चलता था एक लिमिटेड दायरे में, कुछ तो जोन हाँ हमने बना हाँ दिए जोन बनाते थे, तो उसमें जोन्स के हिसाब से छोटे छोटे माइक्रो जोन्स बना के वहाँ पे विशेष अभियान डोर टू डोर करते हैं। हम्म, अब 1 मई से जो है स्वास्थ्य अनुभाग जो है हमारा सीएमओ साहब के अंडर में, उनके साथ भी समन्वय हो गया है, तो 1 मई से उनकी भी टीम फील्ड में आ जाएगी। तो उसमें आशाज, हमारे सुपरवाइजर्स, और अगर तब तक वॉलंटियर्स आ गए तो वॉलंटियर्स भी प्रत्येक वार्ड में एक रहता है गत वर्ष की भांति। तो उसमें हम लोगों की टीम संयुक्त रूप से निरीक्षण करती है कि प्रत्येक घर में जाके उनके सहमति से अगर कोई ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें पानी होता है तो उसको जो हम लोग सोर्स रिडक्शन कहते हैं, उसको उसको पलट देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे गर्मी में बरसात हुई, गमले भरे हुए हैं, तो वो मेन सोर्स होते हैं लार्वा की ब्रीडिंग। लार्वा का मतलब जो उत्पन्न होती है, जो एडीज इजिप्टाई जो इसका मॉस्किटो होता है, उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, वो फ्रेश वाटर में ही आता है ये। तो उसको हमें समाप्त करना, उसका सोर्स रिडक्शन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो। अगर हम लोग सोर्स रिडक्शन कर लेते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपने जो है 3/4 जो है डेंगू पे वार कर दिया। बाकी का काम जो है, हाँ, तो बाकी का काम हमारी जो सेल्फ सस्टेनिंग जो अपनी जो लाइफ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई घरों में जाली के दरवाजे लगे हों, कूलर साफ हो, ताकि अंदर वाले भी मॉस्किटोज या लार्वा जो है ब्रीड ना कर सकें। तो इस पे मेन फोकस रहता है हमारा प्रिवेंटिव, जो और नगर साथ में निगम। लोगों की जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, उसके लिए भी जागरूकता के लिए हम लोग जैसे आजकल हर एक वार्ड में जो है गोष्ठी करवा रहे हैं। हर एक वार्ड का नंबर आएगा उसमें पार्षद महोदय के द्वारा, ताकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहे कि क्या होता है। गोष्ठी का एक ही पर्पस है कि आसपास के लोगों को पता चल सके बिल्कुल, और कि क्या कनेक्ट भी है। रहें कि निगम के साथ कनेक्ट रहें, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात को रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कूड़े उठान पर आते हैं। शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने ये देखा कि कूड़े उठान को लेकर बहुत सारे प्रयोग भी किए गए, जैसे डस्टबिन फ्री दून किया गया। उसके बाद दिक्कत क्या हुई कि कुछ हम कहें कि कुछ ऐसे लोग असामाजिक, हम उन्हें कह सकते हैं कि सड़क पर ही कूड़ा डालने लगे, फिर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन अभी भी कई जगह स्थिति खराब दिखती है सड़कों पर और कूड़ा बिखरा हुआ दिखता है। गलती उनकी है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन निगम की ओर से इसमें सीसीटीवी के जरिए भी, कार्रवाई के जरिए भी तमाम चीजें की गई। क्या स्थिति है इस वक्त, अगर हम डस्टबिन फ्री दून को जब कर रहे थे, और क्या चुनौतियां आ रही? देखिए, डस्टबिन फ्री सिटी हम लोगों ने 31 जनवरी 2024 को किया था इसको, और उसके पश्चात जो एक हम लोगों की कार्य योजना थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही जल्दी उस पर कंट्रोल भी किया। डोर टू डस्टबिन फ्री सिटी करने का मेन लक्ष्य ये था कि हमारी डोर टू डोर सर्विसेज भी इम्प्रूव हों, ताकि लोगों को कूड़ा कहीं तो फेंकेंगे, तो फेंकने की ज़रूरत ना पड़े, घर घर से ही, डोर टू डोर वाहन से ही हम लोग इकट्ठा कर लें। और तत्पश्चात जो है गाड़ियाँ बढ़ाई गई और बहुत ही सघन मॉनिटरिंग की गई। परंतु कुछ एरियाज़ में जैसे सुबह आदमी चला जाता है तो वो अपने साथ कूड़ा लेके भी जा रहा है और उसको फेंक दे रहा है। अब गाड़ी वहाँ पे अगर 8 बजे आ रही है तो वो उसको कूड़ा फेंकने का समय नहीं है, वो कहीं और ही डिस्पोज कर रहा है, भले ही छुप के कर रहा है। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी बड़ी मुश्किल होती है, जो लोग जो है अन्यत्र फेंक देते हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा भी रहा कि गाड़ी समय से नहीं पहुंच रही है, या गाड़ी पहुंच ही नहीं रही है, या गाड़ी एक दिन बाद पहुंच रही है। कुछ जगहों पे शिकायत रही कि 2-2 दिन बाद पहुंच रही है। तो ऐसे में कंपनियों के खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई की गई। भाई, जुर्माना केवल आम पब्लिक फेंकने वाले पे थोड़ी होगा। अगर हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हमारे वेंडर्स, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर जो है लाइबिलिटी बने, उनका भी जो है इसमें पूरी तरीके से योगदान रहे कि भाई तुम्हारा काम है, तुम इसे पूरा करो। तो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए 2-2 एजेंसीज हैं हमारी, वो लोग भी करते हैं। जीपीएस ट्रैकर लगे हुए हैं गाड़ियों में, हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर से पता लग जाता है कि ये गाड़ी कितने बजे वार्ड में गई,
वार्ड में भी किस रोड पे गई, कितने बजे, कितनी देर चल रही है, गाड़ी की स्पीड क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी 50 की रफ्तार से चल रही है सब दिखाने के लिए और हमारे को जो है धूल झोंक रहे हैं। और प्रत्येक गली में गई कि नहीं गई। भाई अमूमन गली में गाड़ी की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर की रहती है ताकि लोग अपना कूड़ा समय पे उस गाड़ी वाले को दे सकें कचरे को और वो प्रॉपरली नियम अनुसार उसको डिस्पोज कर सके। गाड़ियों में जो है प्रचार प्रसार के लिए सब में वो भी लगे हुए हैं हमारे, जिसमें जिंगल के माध्यम से कि भाई अपना समय से अपना कचरे का वो करें। इसके अतिरिक्त हमारे डोर टू डोर जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही होती हैं, जहाँ जगह नहीं होती है, वहाँ के लिए हमारे पास पार्षदों के माध्यम से हम लोगों ने रिक्शास भी दे रखी हैं जो कि डोर टू डोर करती हैं ऐसी जगहों पे। और अब रिसेंटली हम लोगों ने ई ऑटो टिपर्स भी हमें मिले, तो उससे तो हमारी समस्या और भी हल हो गई। जो हमारे लो लाइंग एरिया, जो नदी किनारे इलाके थे जहाँ पे लोग नदियों में फेंक देते थे, अब हम उन लोगों से निःशुल्क बगैर किसी शुल्क के भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग कूड़ा नदियों में ना फेंक के सीधे जो है हमारी गाड़ियों को दें। और वो ई रिक्शा कह रहे हैं, ई ऑटो टिपर जो हमारे, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। लोग उसमें ज़्यादा हम लोगों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक शिकायत है, क्या ये गाड़ियां रोज इनके लिए क्या दिशा निर्देश है कि हर रोज इनको डोर टू डोर कूड़ा उठान करना है? हाँ, इस पर एक शिकायत आई कि एक दिन तो कूड़ा उठाना होता है, दूसरे दिन गाड़ी आती है लेकिन कूड़ा नहीं लेती और गाड़ी सिर्फ जीपीएस लोकेशन को दिखाकर गाड़ी वहां से निकल जाती है। इस तरह की शिकायतें हैं शहर से। देखिए क्या आपके संज्ञान में है ये देखिए बात? कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि गाड़ी तो निकल गई, अब उसमें किसका कूड़ा गिरा किसका नहीं गिरा ये नहीं पता लगता। तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे यहाँ सुपरवाइजर्स हैं उनकी बातों पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से या गाड़ी छूट गई, अगर किसी ने नहीं सुना कि गाड़ी आई है, वो गाड़ी वाला भी खड़ा नहीं रहेगा। नहीं, लोगों का ये कहना है कि गाड़ी आई लेकिन एक दिन तो कूड़ा उठाती है प्रॉपर, लेकिन एक दिन सिर्फ गाड़ी आती है और उस दिन जिंगल्स भी नहीं बजती और कूड़ा नहीं उठाया जाता। एक दिन अल्टरनेट डेज पर गाड़ी आती ये है। हाँ, ये चीज़ मैं आपकी मानने को तैयार हूँ कि गाड़ी आई ही नहीं उस दिन। अगर गाड़ी आ रही है तो कूड़ा उठाएगी ज़रूर, लेकिन ये शिकायतें तो मैंने भी खुद कहा इससे पहले कि गाड़ी कई बार जो है, जो मानक जो कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रतिदिन का होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं है कि मैं एक दिन छोड़ के आऊँगा। एक दिन छोड़ के आने का उनका तभी होता है कि कोई जगह उनके टाइमिंग के हिसाब से देरी हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई, कई बार ये भी होता है, या फिर ड्राइवर बीमार पड़ गया, तो उसमें कंपनियों के ऊपर दायित्व फिक्स होता है जिसकी कि उनको उनके जो टिपिंग फीस होती है उसमें से कटौती भी की जाती है। लेकिन ये एक एक तरीके से ये एक तरीका हो गया उनको पनिश करने का, लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ये कि हर घर से कूड़ा जो है एक दिन से ज़्यादा ना रुके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, उसके बाद भी कुछ और सवालों के साथ अपनी बातचीत को खास मुलाकात में आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना जी हैं, उनके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी पर हमने बात की कूड़ा उठान को लेकर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे अगर बात करें, क्योंकि यूसीसी जब प्रदेश में लागू हुआ तो उसके बाद आपको नोडल बनाया गया और नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या स्टेटस है यूसीसी को लेकर, लोग कितने जागरूक हुए और आप लोग कैसे इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मौके पर क्या स्थिति अभी आप देखते हैं? देखिए, जब से यूसीसी लागू हुआ है उसके बाद से जो उसके अंदर प्राविधान है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और डाइवोर्स का भी रजिस्ट्रेशन है, वसीयत का भी रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ आपकी लिव इन रिलेशनशिप्स का भी रजिस्ट्रेशन है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का है तो उसके लिए वो सब रजिस्ट्रार लेवल पे है, और जो लिव इन रिलेशनशिप्स है वो आपकी रजिस्ट्रार लेवल पे है। सब रजिस्ट्रार नगर निगम की अगर बात करें तो शुरुआत में 1 महीना हमारे यहाँ एक ही सब रजिस्ट्रार थे, फिर
100 वॉट के हिसाब से देखा गया कि हमें और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही थी। तो उसके अंतर्गत फिर हमें 9 रजिस्ट्रार रखने की और परमिशन दी गई, जिसमें कि अब हमारे टोटल 10 सब रजिस्ट्रार हैं। प्रत्येक रजिस्ट्रार के पास 10 वॉट का एक बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है कि 1 से 10 वॉट तक नंबर 1 पे जाएगी, 11 से 20 तक जो है नंबर 2 पे जाएगी, ऐसे ही कवर हो जाते हैं। शुरुआत में काफ़ी कम इसकी रफ्तार थी लोगों के अप्लाई करने की, और चूंकि लोगों को एक तो प्रति इसकी जानकारी नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, क्यों कराना है, हमें नहीं कराना, नहीं कराने से क्या होगा। जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि भाई ये आगे चल के हो सकता है गवर्नमेंट की स्कीम्स इसके साथ जोड़ी जाएं, और जब एक कानून है तो उसका पालन भी सबको करना चाहिए, तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी। काफ़ी लार्ज स्केल पे इसकी जो है वो की गई, आईसी एक्टिविटीज़ की गई, जिससे लोग एकदम से इसकी संख्या बढ़नी शुरू हुई रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम होता है इसमें 15 दिन के अंदर हमें अपना येस और नो करके करना होता है, फिर वो कंप्लेंट उसी हिसाब से एस्केलेट हो जाती है। नो किया तो क्यों नो किया, तो आदमी जो है अपनी एस्केलेट कर सकता है अगर किसी का रिजेक्ट किया। और और यदि हमारे द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है 15 दिन में, तो इसमें जो है ऑटो एस्केलेशन होता है, ऊपर के अधिकारी पे अपना आप एस्केलेट हो जाएगी, और वो हमारी फिर कमी को दिखाता है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया। परंतु ये सुनकर ताज्जुब होगा आपको कि हमारे यहाँ कोई भी एप्लीकेशन अभी तक ऑटो एस्केलेट नहीं हुई। सभी जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस थी, अभी तक वो केवल उसमें से 10-12 ही एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि हमारी उसमें चली गई रजिस्ट्रार के पास अपील के माध्यम से। उसके अतिरिक्त लगभग हमारे पास 6,800 के आसपास एप्लीकेशंस आई हैं अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन की, और मात्र 100 से 150 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो इस समय पेंडिंग है हमारी। मतलब डेली के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 1 या 2 दिन की एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग होंगी, और पेंडिंग में भी हमारी इसमें से जो 150 एप्लीकेशन है उसमें से 100 ऐसी होंगी जो कि क्लैरिफिकेशन में गई हुई हैं, अर्थात अगर उसमें कोई तारीख में चेंजेस हैं तो उसकी वजह से वो क्लैरिफिकेशन में, अन्यथा वो एक्सेप्ट हो गई होती। तो डेली बेसिस पे हम लोगों का ये मॉनिटरिंग चल रही है। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप्स की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी तक करीब 18 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से करीब 14 एप्लीकेशंस जो हैं हमारी वो अप्रूव हो चुकी हैं, और 3 एप्लीकेशन हमारी जो हैं अभी पड़ी हुई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन में, और एक मात्र एप्लीकेशन हमारी वो रिजेक्ट हुई है अभी तक। और ये है कि बहुत तेजी हो रही है। बहुत एग्रेसिवली हम लोग जो है इस पे फोकस किए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से जो ये फ्लैगशिप जो नया प्रोग्राम हमारा स्टेट में पहली बार लॉन्च हुआ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पहली स्टेट ने लॉन्च किया, तो इस पे जो है किसी भी प्रकार की कोई हम लोग जो अपनी तरफ से बैकलैगिंग ना रखें। साथ ही साथ जो आप हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी 2010 के बाद की है, 2010 से बाद की, उसमें ये अनिवार्य है ये करना। अगर आप यहीं के रहने वाले, अगर आपका पता यहीं का है, तो इसे मान लीजिए कि अनिवार्य इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अभी 6 महीने तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई फाइन वगैरह नहीं है। 6 महीने के बाद यदि आप कराने आते हैं, जिसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया है 6 महीने के उपरांत, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी है। अभी तो 250 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन तब जो है पहले 10,000 रुपये भरेंगे, फिर उसके बाद 250 रुपये तो ये देंगे। बहुत जरूरी है कि अब संख्या तेजी से बढ़नी बिल्कुल, चाहिए। इसमें जो है हाँ, इसीलिए बढ़ भी रही है संख्या जैसे जैसे लोग ज्ञात हो रहे हैं। हाँ, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हम लोगों को जो है बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि सभी का रजिस्ट्रेशन जो है, जितने भी लोग इसमें एलिजिबल हैं वे लोग कर सकते हैं। और इसमें एक आम भ्रांति ये थी कि जिसकी पहले शादी है वो क्या करेगा, उसको करना है नहीं करना है, तो दैट इज़ विलफुली, अगर आप चाहें तो उसको वो भी रजिस्टर करा सकते एक हैं। भ्रांति और भी है डॉक्टर साहब इसमें कि 10 के बाद जिन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से किया हुआ है, हाँ, ये उसको तो ये भ्रांति नहीं है। इसमें एक दूसरा रूल है, इसमें उनको पता नहीं है कि क्या करना है, तो ऐसे केसेस में एक्नॉलेजमेंट होता है, तो उनको उसमें तरीका वही है, वेबसाइट खोल के आपको समझाएंगे, लेकिन उसमें न्यू मैरिज की जगह उसमें आपको जो है
एक्नॉलेजमेंट को उसको जो लेकिन है, एक्नॉलेजमेंट में भी आपको वो कराना है। हाँ वो ये कराना है, ये कराना जरूरी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट मैरिज की तो है और उसको उसमें से हम हट जाएंगे, ठीक है तो डॉक्टर वो साहब, एक्नॉलेजमेंट के रूप में बिल्कुल आती है वो चीज़। बिल्कुल। कुछ और बातचीत करते हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, और आपके माध्यम से हमने देखा कार्रवाई हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब स्थिति ये है कि अभी भी प्लास्टिक तो चल ही रहा है, प्लास्टिक, थैलियां हाँ हैं, बिल्कुल। इन चीजों पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो क्या किया जाए, क्या बड़े स्तर पर कुछ और सोच रहे हैं आप लोग? अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका प्रोविज़न क्या है। जो इसका जियो हुआ है, उसमें जियो के अंतर्गत सिंगल यूज़ प्लास्टिक में इसमें कई कैटेगरीज हैं, मतलब ऑफेंडर्स की। ऑफेंडर्स में मतलब यानी कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो लोग इसको बेच रहे हैं उनकी। जैसे कि अगर मैं ग्राहक बन के जाता हूँ और किसी ठेली से कोई भी सब्जी या फल लिया और उसको अगर मैंने पॉलीथीन में अगर मैंने ले ली वो पॉलीथीन अपने हाथ में, तो मैं 100 रुपये का भागीदार हो गया चालान के लिए। तो मेरे ऊपर चालान जो कटेगा वो 100 रुपये का कटेगा। इसी प्रकार से जो पॉलीथीन दे रहा है उसके ऊपर जो चालान की कोई सीमा नहीं है, वो 1 लाख रुपए तक का चालान है। अब ठेले वाले को, गरीब आदमी है, उसके ऊपर हम रियायत कर देते हैं कि भाई 500 को काट दिया, कुछ कर दिया। जो बड़े थोक वाले हैं, जो जितनी भी दुकानें हैं, अगर वो ऑफेंडर्स हैं, जैसे हम लोगों ने मंडी परिषद में भी मंडी समिति का जो वो है कैंपस, वहाँ पे भी चालान किए, तो कई बार चालान काटे, तो उसमें 1-1 लाख रुपए के चालान काटे हमने। जितने भी वो वेंडर्स वहाँ पे थोक के बैठे हुए हैं जो पन्नियाँ बेच रहे थे, सब पे 1-1 लाख के काटे थे। 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए के हम लोगों ने चालान काटे, अलग अलग वेंडर्स का मिला के। अब आ जाते हैं जो मेन है स्टॉकिस्ट, उनका है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए की उनकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जिसमें कि आपकी प्लास्टिक के कप्स, प्लेट्स, चम्मच, ग्लास, मतलब कई चीज़ें हैं उसमें कैटेगरी। सजावटी सामान जो होते हैं बर्थडे के, वो सब भी उसमें इंक्लूसिव होते हैं। तो सबसे पहले कि मंडी से, थैली से और अपने आप से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम इस चीज़ को इससे दूर रहें। क्योंकि नालियों में अगर आप देखें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही फंसता है सबसे पहले, और जब वो फंसता है तो उसी दिक्कत में नालियाँ चौक होती हैं और वो प्लास्टिक उल्टा जो है बीमारियाँ हमारे ही पास लेके आता है वापसी में। ये इशू आता है। और साथ ही साथ जो हमारी टीम्स हैं वो करती भी हैं, तो कई बार जो है उसमें हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई प्लास्टिक बनानी बंद कर दो। अच्छा, ये मैं इसी और सवाल पर आ रहा और था। और प्लास्टिक बनानी बंद कर दो, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, उत्तराखंड में एक भी फैक्ट्री नहीं है। अब तो फिर बात ये आती है, और ये सब सामान बाहर से आता है। फिर और बॉर्डर्स पर चेकिंग की बात आती है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कि तो फिर समन्वय होना चाहिए, पुलिस का थोड़ा भी तो। नहीं समझ में रहता है, कई बार पकड़ा भी है सामान, हाँ। लेकिन कई बार होता है कि कुछ सामान के पीछे छुपा दिया, कुछ कर दिया। और इतना टाइम भी होता है कि आदमी और भी सिक्योरिटी पर्पस पे लगा हुआ है शहर की उसमें इधर उधर में, तो कई बार रात के अंधेरे में निकल गए, कुछ कर गए, तो ये बड़ी अच्छा, दिक्कत जो का सामना कोविड होता के है। वक्त में छूट दी गई थी, जिसके लिए बाकायदा शासन से आदेश हुआ था, क्या उसके उससे भी प्रभावित हुआ है आप लोगों को ये अभियान? देखिए, कोविड से पहले जो है यहाँ पे प्लास्टिक बहुत ही ज़ीरो के हाँ, लगभग कोई हो गई बड़े थी, स्तर पर वाकई बहुत में बड़े चला स्तर था। पे जी अभियान चले थे। जी। लेकिन कोविड के बाद जो छूट दी गई तो उसके बाद वो चीज़ लोगों की आदत में फिर से आ गई। तो ये एक, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय ज़रूरी भी थी ये सब चीज़ें, क्योंकि आम लोगों को हमें परेशानी नहीं पहुंचानी होती, उनकी सुविधा के लिए ही कार्य किए जाते हैं। लेकिन अब ये है कि फिर से कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से SUP सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग इसको करें। अभी पिछले वर्ष ही हम लोगों ने लगभग 7,000 टन के आसपास प्लास्टिक डिस्ट्रॉय करी है, कॉन्फिस्केट की है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लोग जागरूक भी हैं। बड़े संस्थानों पे जहाँ पे हम लोगों ने चालान किए, रेस्टोरेंट्स में, आज हालत ये है कि वो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक के नाम से डरते हैं। सब जगह एल्युमिनियम यूज़ होना शुरू हो गया, या फिर पैकिंग मटेरियल में जो अलाउड, जो जो मानक है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो इस पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन लो लेवल पे अभी लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक तो हैं, लेकिन अपना आलस कर जाते हैं कि हम लोग घर से थैला ना ले जाके मार्केट से ही हम लोग जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है यूटिलाइज़ करें।
डॉक्टर साहब चलते चलते, क्योंकि अभी हालांकि दूर है बरसात, लेकिन उसको लेकर निगम की क्या तैयारियां हैं, और क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या रहती है आपसे। देखिए, हम लोग हर साल बरसात के मौसम में जो है अपना एक शुरू करते हैं सेंटर, जिसमें कॉल सेंटर जो हमारा चलता है और वो 24 आवर्स रहता है। उसके लिए हमारी जो टीमें गठित की जाती हैं अलग अलग, जो कि रातों में, दिन में हो या दोपहर में हो, जब कभी बरसात हो या ज़्यादा पानी कहीं पे भर रहा हो, तो उसमें हमारी टीमें जाके पंपिंग सेट्स के माध्यम से लो लाइंग एरिया से लोगों के घरों में जो पानी भर जाता है, पानी की निकासी करती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी टीमें हैं उनके पास कॉल्स आती हैं कि भाई उनके नाले भर गए हैं, नालों की सफाई होनी है, तो वो भी उस समय जैसे ऊपर पहाड़ों से या अपर एरिया से मलबा बह के आता है, तो वो नालियाँ तुरंत जो हम लोग साफ भी किए होते हैं वो भी नालियों में दोबारा मलबा आ जाता है, तो उसके भी साफ करने का प्राविधान रहता है। इसी के अतिरिक्त साथ साथ हमारे कर्मचारियों को भी हित को ध्यान में रखते हुए रेन कोट्स, बूट्स, ग्लव्स वगैरह हम लोग सफाई मित्रों को, जो है अपने पर्यावरण मित्रों को, वो भी देते हैं ताकि वो अपनी भी सेफ्टी बना के रखें। और जो टीम्स हमारी रवाना होती हैं वे पूरी फुल फ्लेज्ड हर चीज़ से लैस होती हैं, कि जिसमें संबल वगैरह सब रहता है कि कहीं पे कुछ अगर रुकावट आए तो उसको भी निकालने में सक्षम रहें और लोगों को असुविधा कम से कम हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त इतना ही है और आपसे बहुत सारी बातें हो गई हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें सामने निकल कर भी आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया चलिए थोड़ा सा। धन्यवाद। और मैं आपको और आपके व्यूअर्स को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग जो है, जो डिस्कशन हुआ है बहुत ही फ्रेंडली उसमें हुआ है, और चाहूँगा कि वे लोग जो हैं कुछ अपने उसमें जो है इसमें परिवर्तन भी लाएं पॉजिटिव, और हम लोग मिलकर साथ चलेंगे और देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और अ, डेंगू मुक्त भी रखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।